ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब पेरेंट परिवार ने एक नया घर खरीदा था और वहां रहने के लिए आते हैं। शुरू-शुरू में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे-धीरे घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। अब इस परिवार के साथ क्या होता है, ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत 1971 से होती है, जब रोजर बैरन और कैरोलिन बैरन अपने 5 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाता। वे उसे अंदर ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहता। मानो अंदर कुछ है जो उसने देख लिया है, इसलिए वो उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। इनके घर के पास एक झील भी है और उस झील के पास एक बहुत पुराना पेड़ होता है। इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को वहाँ एक खिलौना मिलता है, जिसे पाने के बाद वो बहुत खुश होती है। वहीं घर में अप्रैल की सभी बहनें हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं और खेल के दौरान उनसे एक लकड़ी का पाइन बूट टूट जाता है। और जब इनके डैड वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे एक तहखाना है, जहाँ पर एक पियानो और कुछ चीजें पड़ी होती हैं। अब रोजर ऊपर आता है और अपने बच्चों से कहता है कि कोई भी नीचे नहीं जाएगा, वहां पर बहुत सारी मकड़ियां हैं। और अब वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात को ये सोने जाते हैं, तभी ये देखते हैं कि इनका डॉग नीचे से जोर जोर से भौंक रहा है। इन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ये सबके सब सो जाते हैं। और जब सुबह कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी हैं। वो अपने पति रोजर को ये बात बताती है। रोजर कहता है कि शायद सामान लाते वक्त इसमें झटका लग गया होगा, जिसकी वजह से ये बंद हो गई। वह रोजर से ये भी कहती है कि कल रात तुमने क्या किया, ये देखो मेरे पैर पर एक निशान पड़ गया। रोजर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और तभी इन्हें एक चीख की आवाज आती है और जब ये उस तरफ भागते हैं तो वहां पर इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल होती है। वो देखते हैं कि वहां पर उनका डॉग भी मरा होता है। ये देखकर ये तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि इसकी मौत आखिर कैसे हुई। और एक बार फिर से रात होती है और ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप बंद हो जाती है। रोजर उठा हुआ होता है और उसे लगता है कि उनके घर पर कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। ये उसकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड्रिया। वो कहती है कि सिंडी दोबारा मेरे कमरे में आ गई। और जब ये दोनों कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडी अलमारी से अपना सर पटक रही होती है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन ऐसा उसने पहली बार किया है। रोजर उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। अब सुबह रोजर काम पर जा रहा होता है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। और जब वो झाड़ियों के पीछे देखता है तो वहां पर एक कबूतर तड़प तड़प कर मर जाता है। रोजर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सब नॉर्मल है और वो वहां से चला जाता है। और साथ ही साथ उसके 4 बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और अब घर में उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल और उसकी मोम बचती हैं। अप्रैल अपनी मोम से कहती है कि चलो हाइड एंड क्लैप खेलते हैं। और जब उसकी मोम उसके साथ हाइड एंड क्लैप खेल रही होती है और उसकी मोम उस कमरे में ढूंढने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो अलमारी रखी होती है, जिसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैरोलिन अलमारी की तरफ पलटती है और कहती है कि क्लैप बजाओ। और तभी अलमारी में से 2 हाथ निकलते हैं और 2 बार क्लैप करते हैं। और जब कैरोलिन अलमारी में चेक करती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है और उसकी बेटी उसके पीछे ही खड़ी होती है। इस बात से वो बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है। और अब एक बार फिर से रात होती है और जब सब बच्चे सो रहे होते हैं तभी इनकी तीसरे नंबर की बेटी का कोई पैर खींचता है। दरअसल ऐसा उसके साथ एक रात पहले भी हुआ था और उसे लगता है कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन इस बार उसका पैर जोर से खींचा जाता है और वो उठ जाती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है और वो अपनी बहन नैन्सी को उठाती है और नैन्सी से कहती है कि क्या तुम्हें दरवाजे के पीछे कोई दिखाई दे रहा है। नैन्सी कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब नैन्सी दरवाजे के पास जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। और तभी क्रिस्टी नैन्सी से बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। और अब नैन्सी धीरे धीरे पलटना शुरू करती है और इससे पहले कि वो पूरी तरह से पलटती, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे ये दोनों चिल्लाने लगते हैं, जिससे इनके मोम और डैड इनके कमरे में आ जाते हैं। और क्रिस्टी उन्हें बताती है कि किसी ने मेरा पैर खींचा था। रोजर बोलता है कि तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। क्रिस्टी कहती है कि ये सपना नहीं था, उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। लेकिन रोजर और कैरोलिन को लगता है कि उसने कोई सपना देखा था और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही होती हैं और कैरोलिन के शरीर पर हर रोज एक नया निशान होता है। वो सोचती है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। अब एक बार फिर से रात होती है और कैरोलिन को लगता है कि घर पर कोई है। वो एक एक करके सभी कमरों को चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता।
और तभी सीढ़ियों पर लगी उनकी तस्वीरें अपने आप गिरना शुरू हो जाती है। वो भागकर उस तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी वहाँ पर 2 बार क्लैप की आवाज़ आती है। ये वैसी ही तालियों की आवाज़ होती है, जैसी तालियों की आवाज़ उसने अलमारी के अंदर से सुनी थी। वो भागकर उस तरफ जाती है। वो देखती है कि तहखाने का दरवाज़ा खुला है, और जब वो उसके पास जाती है, तो अचानक उसको झटका लगता है, जिससे वो तहखाने के अंदर गिर जाती है। अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी एक बॉल उसकी तरफ आकर गिरती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है। पर इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद यहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वहीं बच्चियों के कमरे में दिखाया जाता है कि इनके चौथे नंबर की बेटी, जिसका नाम सिंडी होता है और जिसे नींद में चलने की आदत होती है, वो एक बार फिर से अलमारी के पास खड़ी होकर अपना सर उस पर पटक रही होती है। वो नींद में होती है और उसके सर की ठक ठक की आवाज़ से उसके दूसरे नंबर की बेटी एंड्रिया उठ जाती है। वो सिंडी को वहां से ले जाकर बिस्तर पर लेटा देती है, और तभी उसे अलमारी के ऊपर कुछ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। वो अचानक से एंड्रिया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर रोजर भी आ जाता है। वो भागता हुआ उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तब तक कैरोलिन भी तहखाने से छूटकर वहां पहुंच जाती है। रोजर बोलता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी बाहर से इनका घर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इनके घर पर नजर रख रहा है। और अब इनके सभी बच्चों को पता चल जाता है कि इस घर में उनके अलावा कोई और भी है। अब अगली सुबह कैरोलिन एक पति पत्नी के पास जाते हैं। पति का नाम एड होता है और पत्नी का नाम लोरेन होता है। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो कि भूत प्रेत को भगाने की विद्या को जानते हैं। कैरोलिन उनसे मदद मांगती है कि वो उसके घर पर आए। वो बताती है कि उनके घर पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब कैरोलिन की ये बात सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए ये दोनों कैरोलिन के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें बताया जाता है कि रात को यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आती है, और साथ ही साथ दरवाजे में 3 बार ठक ठक की आवाज आती है, और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती हैं, और जो दीवारों पर हमारी तस्वीरें लटकी होती हैं वो अपने आप ही गिर जाती हैं। और इन्हें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक तहखाना भी है, और इसके बाद ये सबके सब तहखाने में चले जाते हैं। और तहखाने में जाने के बाद लोरेन को यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें चीखने चिल्लाने की होती हैं, और उसे ये आवाज़ें इसलिए सुनाई देती हैं क्योंकि उसने दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने की विद्या को सीखा था। और वो इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कभी कोई बहुत बुरा हादसा हुआ था। लोरिन और एड रोजर से कहते हैं कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था, तो तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। वो बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब मैंने इस घर को खरीदने में लगा दिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई 7 लोगों को अपने घर पर रखेगा। ये घर मैंने नीलामी में खरीदा था, इसलिए मुझे इसके पुराने ओनर के बारे में कुछ नहीं पता। एड उनसे बहुत सारे सवाल पूछता है और उनकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। और अब एड और उसकी पत्नी लोरेन झील के किनारे जाते हैं, जहाँ पर बहुत पुराना पेड़ होता है, जहाँ आने के बाद अप्रैल को एक खिलौना मिला था। वहाँ पर लोरेन को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। अब ये दोनों अंदर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें इस घर को पवित्र करना होगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक काला साया है जो तुम्हारे घर और जमीन पर हावी है। जब मैं आपके घर आई थी तो मैंने उसे देख लिया था, वो आपके पीछे ही खड़ा था, और दूसरी बार मैंने उसे बच्चियों के पीछे देखा था। ये काली परछाई काला साया आपके साथ मिल चुका है, और अब तुम कहीं भी जाओ ये तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा और नफरत है। रोजर बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा, क्या हमें किसी प्रीस्ट को बुलाना होगा। लेकिन एड कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, इससे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे और उन्हें चर्च में देना होगा, इसके बाद चर्च इजाज़त देगा। अब एड बोलता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो शायद जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकें। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी अपने घर पर पहुँच जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो उन्होंने रोजर के घर पर रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग में एड की तो आवाज़ होती है, लेकिन उसके अलावा किसी और की आवाज़ नहीं होती। साथ ही साथ लोरेन को यहाँ पर पता चलता है कि ये एक फार्म हाउस था जो कई टुकड़ों में बच चुका है, और ये 1863 में बनाया गया था। यहाँ पर जो कपल रहता था उसकी पत्नी ने भी यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, और उसने जब अपनी जान दी थी तो जब 3:07 हो रहे थे, इसलिए घर की सारी घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पर कई और लोगों ने जान दी, और जो कुछ भी उस परिवार के साथ हो रहा है उससे मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई आत्माओं का साया है। अब लोरेन और उसका पति एड कई लोगों को लेकर उस घर में जाते हैं ताकि वो सबूतों को इकट्ठा कर सकें। वो पूरे घर में कैमरास लगा देते हैं, साथ ही साथ वो माइक भी लगाते हैं ताकि वो आवाज़ों को सुन सकें। इसके साथ वो वहाँ पर कुछ पवित्र चीज़ों को लगाते हैं
और रात को सबूत इकट्ठा करते हैं। लेकिन आज रात यहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं होती और अगली सुबह जब लोरेन बाहर होती है तो वो देखते हैं कि हवा में कुछ बदलाव होना शुरू हो गया है। ऊपर काले बादल छा गए हैं और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे घर में एक साया दिखाई देता है। वो भागकर घर में आती है जहाँ पर कैरोलिन सो रही होती है। तभी उस पर एक साया आता है और कैरोलिन के मुंह में उल्टी कर देता है। अब लोरेन वहाँ पहुँचती है। वो देखते हैं कि कैरोलिन उल्टी कर रही है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं। दरअसल ये कैरोलिन को एक सपना लग रहा था और वो बाहर चली जाती है। और अब एक बार फिर से रात होती है और ये सबके सब घर में ही होते हैं क्योंकि इन्हें सबूत इकट्ठे करने थे। आध रात जो इनके साथ पुलिस वाला होता है जो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो अपने हाथ दिखाता है और कहता है कि ये देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस बात से पुलिस वाला बहुत डर जाता है। वो देखता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था। वो नौकरानी के कपड़ों में थी। दरअसल यहाँ पर एक नौकरानी ने भी आत्महत्या की थी और ये उसी का साया था। और तभी यहाँ पर कोई फोटो क्लिक करता है और जब ये लोग उस तरफ भागते हैं तो वहाँ पर इनकी छोटी बेटी सिंडी होती है जो ऊपर जा रही होती है। रोजर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हमें सबूत चाहिए। रोजर कहता है कि तुम्हें सिंडी की फोटो क्यों चाहिए। वो कहता है कि कैमरा उसने क्लिक नहीं किया, उसके साथ कोई है जिसे हम देख नहीं पा रहे। अब सिंडी कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। अभी सबके सब भागते हैं लेकिन अब दरवाजा खुल नहीं रहा होता। लेकिन जहाँ पर सिंडी है उस कमरे में उन्होंने माइक्स लगाए होते हैं जिससे उसकी आवाज़ें सुनते हैं। इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी है और ये एक बच्चे की आवाज़ होती है। वो सिंडी से कहता है कि यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर छुपा करता था। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो उस कमरे के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सिंडी नहीं है। ये चारों तरफ देखने लगते हैं और जब ये उस अलमारी में देखते हैं तो वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा होता है जहाँ पर एक रास्ता होता है और सिंडी वहीं पर ही होती है और ये सिंडी को वहाँ से निकाल लेते हैं। और अब अप्रैल जो रोजर की सबसे छोटी बेटी है वो कहते हैं कि रोली वहीं पर ही छुपा करता था जब वो ज़्यादा डरा होता है। रोली वो बच्चा है जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी और उसका साया भी इस घर में होता है। अब ये सुनने के बाद लोरेन वहाँ पर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक रस्सी का फंदा है और तभी वहाँ पर एक लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे तहखाने में आकर गिरती है। तहखाने में जो खिलौना अप्रैल को पेड़ के पास मिला था वो उसके शीशे में देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक साया दिखाई देता है और तभी वहाँ पर एक औरत का साया आता है। वो कहती है कि उसने मुझे वश में करके ये सब करवाया था। ये रोली की मोम होती है। अब लोरेन भी यहाँ पर थोड़ा डर जाती है और तभी यहाँ पर एक और खतरनाक साया आता है। वो लोरेन पर हमला कर देता है। लोरेन वहाँ से भागकर ऊपर आ जाती है। वो सबको बताते हैं कि मुझे पता चल गया, यहाँ पर जो साया है वो माओ पर अपना कब्जा करता है और उनसे उनके बच्चों की हत्या करवाता है। और कैरोलिन के जो शरीर पर निशान हैं वो किसी बीमारी के नहीं हैं, बल्कि ये निशान उसी साये ने तुम्हें दिए हैं और अब ये साया तुमसे ये करवाना चाहता है जो पहले उसने औरों से करवाया था। इसके बाद वो साया उन पर हमला भी करता है लेकिन किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता और इनके पास अब सारे सबूत इकट्ठा भी हो चुके हैं जो ये चर्च में दे सकते हैं। ये सब फैसला करते हैं कि अब ये यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब ये यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और तभी लोरेन बाहर गाड़ी में बैठी होती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसकी बेटी की होती है जो झील के पास से आ रही थी। और जब कैरोलिन झील के पास जाती है तभी उसे झील के अंदर उसकी बेटी का साया दिखाई देता है। इससे वो बहुत डर जाती है और वापस आकर अपने घर पर कॉल करती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है और उसकी बेटी ठीक होती है। वो अपने पति एड के गले लगकर बहुत रोती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये एक चेतावनी है और होता भी यही है। लोरेन की बेटी पर हमला होता है लेकिन उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोजर की फैमिली एक मोटल में स्टे कर रही होती है और जब रोजर वहाँ पर पहुँचता है तो उसके बच्चे बताते हैं कि मॉम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और वो क्रिस्टी और अप्रैल को लेकर गाड़ी में बिठाकर कहीं चली गई है। रोजर ये बात एड को भी बताता है। एड कहता है कि तुम घर पर जाओ, मैं वहीं पर आता हूँ, क्योंकि एड जानता है कि उसकी पत्नी पर अब साया हावी हो चुका है और एड और लोरिन जानते हैं कि वो अपने बच्चों को मार देगी। इसलिए वे सबके सब उस घर में पहुंच जाते हैं और जब वे उस घर में पहुंचते हैं तो कैरोलिन अपने बच्चों के साथ तहखाने में होती है और वो अपने बच्चों को मारने ही वाली होती है। लेकिन तब तक ये वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं कैरोलिन का दम घुटने लगता है। लोरिन बोलती है कि वो साये से बाहर नहीं जाने देगा, अगर हम इसे बाहर ले गए तो ये मर जाएगी। और तभी कैरोलिन को एक झटका लगता है और वो अपने आप ही खींचते हुए तहखाने में चली जाती है। ऐसा लगता है कि कोई इसे खींच रहा है। अभी सब के सब भी तहखाने में जाते हैं
और अब वो साया कैरोलिन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। ये लोग कैरोलिन को पकड़कर कुर्सी पर बांध देते हैं। अब ये प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाकर झाड़ फूक करना चाहते हैं, लेकिन लोरेन बोलती है कि वो यहाँ से बहुत दूर है। जब तक वो यहाँ पर आएंगे ये मर जाएगी। एड कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। हालांकि ये करना बहुत खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी ये करना चाहता है। और अब लोरेन पवित्र किताब को लाती है और एड उसे पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पवित्र किताब को पढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ पर चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। उनके घर के चारों तरफ कौवे मंडराने लगते हैं और जिस कुर्सी पर कैरोलिन बैठी होती है वो हवा में उड़ने लगती है और उल्टी हो जाती है। पर मंत्रों का उच्चारण अभी भी चल रहा होता है। तभी कुर्सी नीचे गिर जाती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है। यहाँ पर कैरोलिन की जो छोटी बेटी होती है, जिसका नाम अप्रैल होता है, उसे कैरोलिन ने एक जगह पर छुपा रखा था। और जैसे ही वो आज़ाद होती है, वो उस तरफ भागती है और सबको पता चल जाता है कि वहाँ पर अप्रैल है। अब कैरोलिन वहाँ पर पहुँच जाती है, उसके हाथ में कैंची होती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, तभी एड बोलता है बैक्सीवा। दरअसल बैक्सीवा इस साय का असली नाम होता है। ये वो थी जिसने अपने छोटे से बच्चे को काली शक्तियों के लिए मार दिया था। उसका नाम लेकर एड बोलता है, ईश्वर की मर्जी से मैं तुम्हें नर्क में जाने का आदेश देता हूँ। लेकिन अभी भी वो साया कैरोलिन के ऊपर हावी होता है। ये सब के सब उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं कि तुम इस साय से निपट सकती हो। और तभी ऊपर से लोरेन बोलती है कि याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। दरअसल कैरोलिन ने लोरेन को एक फोटो दिखाई थी जिसमें उसका पूरा परिवार होता है। वो कहती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। लोरेन उस पल को याद दिलाती है और जब कैरोलिन को वो पल याद आता है तो वो साय को अपने शरीर पर हावी नहीं होने देती। वो साया उसके शरीर से निकल जाता है और कैरोलिन अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल को गले लगाकर माफी मांगती है। अंत में वो खिलौना जो अप्रैल को पेड़ के पास से मिला था, एड उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर उसका एक म्यूजियम होता है। यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। एड उस खिलौने को वहीं पर ही रख देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।